कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बोइंग 777 प्लेन उड़ान की तैयारी कर रहा था। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 एक डेली पैसेंजर फ्लाइट है। कुआलालंपुर मलेशिया और बीजिंग चाइना के दरमियान रात 12:42 पर फ्लाइट 370 को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस दी जाती है। फ्लाइट कैप्टन ज़हार अहमद शाह, फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद, 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स के साथ प्लेन टेक ऑफ करता है। फ्लाइट को टेक ऑफ किए 1 घंटे से भी कम समय में प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, साउथ चाइना सी के ऊपर। रात का समय है, आसमान बिल्कुल साफ है और मौसम बिल्कुल शांत है। प्लेन वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर होने वाला है, इसलिए फ्लाइट 370 को हो ची मिन्ह वियतनाम के हवाई ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल देने के लिए कहा जाता है। Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. कुआलालंपुर में फ्लाइट कंट्रोलर गुड नाइट कहता है बिना किसी गड़बड़ी के संकेत के। 1 मिनट 43 सेकंड के बाद फ्लाइट 370 अचानक रडार से गायब हो जाती है। कुआलालंपुर, हो ची मिन्ह और बैंकॉक, इन तीनों के रडार से फ्लाइट 370 अचानक गायब हो जाती है। इस तरह की पोजिशनल ट्रैकिंग फ्लाइट पर मौजूद 2 ट्रांसपोंडर्स में से किसी एक ट्रांसपोंडर्स द्वारा एमिट किए हुए सिग्नल्स पर डिपेंड करती है। पर यहाँ इस सिचुएशन में फ्लाइट की डिसअपीयरेंस यही सजेस्ट करती है कि दोनों ट्रांसपोंडर्स काम करना बंद हो गए थे, या तो किसी ने सिस्टम को जानबूझकर डीएक्टिवेट किया होगा। फ्लाइट 370 को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो सब नाकाम रही। बिना किसी नामो निशान के फ्लाइट 370 गायब हो गया। लगभग 4 घंटे के बाद बीजिंग एयरपोर्ट पर अपने शेड्यूल्ड अराइवल टाइम को मिस करने के बाद फ्लाइट 370 ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दी जाती है। और मिसिंग अनाउंसमेंट के बाद ही एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा सर्च एफर्ट शुरू होता है। शुरुआत में जिस लोकेशन पर प्लेन डिसअपीयर हुआ था उसी जगह पर खोज शुरू हो गई। साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में मलेशियन मिलिट्री द्वारा और इंफॉर्मेशन मिलने पर सर्च एरिया को एक्सपांड कर दिया गया। लॉन्ग रेंज मिलिट्री रडार्स ट्रैकिंग के लिए फ्लाइट के सिग्नल्स पर डिपेंड नहीं रहते हैं, बल्कि वो रिफ्लेक्टेंस से एरियल टारगेट्स की पोजीशन ट्रैक करते हैं। मलेशियन मिलिट्री के डेटा ने यह रिवील किया कि फ्लाइट 370 के रडार से गायब होने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट अपने रास्ते से हट गई थी। फ्लाइट पहले थोड़ा राइट की ओर मुड़ती है और फिर एकदम लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है, और फिर एयरक्राफ्ट वापस मलेशियन पेनिनसुला की ओर बढ़ने लगता है। मलेशियन पेनिनसुला को क्रॉस करने के बाद फ्लाइट बिल्कुल सीधे उड़ रही होती है। कुछ देर बाद फ्लाइट रडार कवरेज से बाहर हो जाती है। अगले कुछ दिनों में ये सब एरियाज की छानबीन शुरू कर दी जाती है, लेकिन फ्लाइट 370 का कोई नामो निशान नहीं मिलता। और तभी इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन के सैटेलाइट कम्युनिकेशन को एनालाइज करते हैं। बाकी एयरलाइंस की तरह फ्लाइट 370 पर भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल मौजूद था। इसे हम सैटकॉम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके जरिए फ्लाइट्स जमीन पर ट्रांसमिशन भेज और रिसीव कर सकते हैं। उड़ान से पहले फ्लाइट के सैटकॉम टर्मिनल ने सैटेलाइट कनेक्शन पर लॉगिन किया और पर्थ ऑस्ट्रेलिया के एक ग्राउंड स्टेशन से नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लिया था। इस ग्राउंड स्टेशन ने फ्लाइट 370 के आउटगोइंग इनकमिंग ट्रैफिक डेटा का रिकॉर्ड मेंटेन रखा। इस रिकॉर्ड में यह था, साउथ चाइना सी के ऊपर से गायब होने के पहले सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन
इस फ्लाइट के पोर्शन पर सेटकॉम लिंक कट गई थी। कुछ देर बाद टर्मिनल ने फिर से सेटकॉम लिंक इस्टेब्लिश कर लिया। इसी वजह से टर्मिनल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद टर्मिनल ने फिर से सेटकॉम लिंक इस्टेब्लिश कर लिया और ये लाइन बनी रही 6 घंटे तक। उसके बाद ये माना जाता है कि फ्यूल खत्म होने की वजह से फ्लाइट क्रैश हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन सब सेटकॉम ट्रांसमिशंस और रिकॉर्ड्स में फ्लाइट की पोजीशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्लाइट के और सैटेलाइट के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया। हर ट्रांसमिशन के वक्त इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने में कितना समय लग रहा था, इसके ज़रिए फ्लाइट की लोकेशन पता लगाने की कोशिश की। इस मेथड की मदद से 7 रिंग्स पॉसिबल लोकेशंस की जनरेट हुई। फ्यूल कंजम्पशन, स्पीड और बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक साउथ इंडियन ओशन में इस आर्क पर कहीं प्लेन क्रैश हुआ था। सर्च एफर्ट्स फिर इसके मुताबिक चेंज हुए क्योंकि ये एरिया ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल ली। धीरे धीरे हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ों का एक टोला 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को कवर कर लिया। लेकिन इतनी छानबीन के बावजूद भी फ्लाइट 370 का कोई नामो निशान नहीं मिला। 29 जुलाई 2015 रीयूनियन आइलैंड पर कुछ लोग एक बीच की सफाई कर रहे थे और तभी उन्होंने कुछ डिस्कवर किया, 1-2 मीटर का मेटेलिक ऑब्जेक्ट। एविएशन एक्सपर्ट्स ने फौरन उसे आइडेंटिफाई कर लिया। वो प्लेन का राइट विंग फ्लैपरॉन था, यानी कि वो प्लेन के राइट विंग का एक हिस्सा था। उस फ्लैपरॉन पर सीरियल नंबर और इंटरनल मार्किंग्स की मदद से ये पता चला कि वो फ्लैपरॉन एक्चुअली में फ्लाइट 70 का ही था। इस डिस्कवरी ने कई सर्चेस को ट्रिगर कर दिया। बीचेस और शोरलाइंस को सर्च करने पर 31 और पार्ट्स मिले जिन्हें एग्जामिन किया गया। पार्ट्स पर फायर या एक्सप्लोजन के एविडेंस नहीं मिले। कुछ महीने तक अंडर वाटर सर्च एफर्ट जारी थे। 17 जनवरी 2017 को फाइनली सर्च एफर्ट्स को सस्पेंड कर दिया गया और फ्लाइट 370 की रेस्टिंग प्लेस का पता नहीं चल सका। इस डिसअपियरेंस पर भी कई थ्योरीज है। जिस दिन प्लेन डिसअपियर हुआ था उस दिन 2 पैसेंजर्स स्टोलन पासपोर्ट का यूज करके फ्लाइट पर सवार हुए। इससे शक पैदा हुआ कि कहीं इन्होंने प्लेन को हाईजैक तो नहीं किया था। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स उन दोनों पैसेंजर्स को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करने में नाकाम रहे और जल्द ही ये तय हो गया कि उन 2 पैसेंजर्स ने फॉल्स आइडेंटिटीज का यूज इसलिए किया क्योंकि वो पनाह की तलाश में थे, किसी नापाक इरादे से नहीं। इसी तरह एक और पैसेंजर शक के घेरे में आया क्योंकि वो फ्लाइट इंजीनियर था, तो हो सकता है उसके पास बोइंग 777 को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ हो। 239 पैसेंजर्स के अलावा फ्लाइट 370 में तकरीबन 11 मेट्रिक टन कार्गो था। कार्गो आइटम्स की लिस्ट में लिथियम आयन बैटरीज भी शामिल थी, जिससे शक होता है कि उड़ान के दौरान आग लग गई हो या हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल खराबी की वजह से कॉकपिट में आग लग गई हो। बहुत कुछ कहा जा सकता है इस डिसअपियरेंस को लेकर। जून 2014 में कई न्यूज़ आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने फ्लाइट 370 के कैप्टन पर शक की नज़र उठाई। कैप्टन के घर की छानबीन की गई और इन्वेस्टिगेटर्स ने एक फ्लाइट सिमुलेटर पाया। उस फ्लाइट सिमुलेटर का रूट साउदर्न इंडियन ओशन में जाकर ख़त्म हुआ था। इससे इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि ये सब कैप्टन की प्री प्लान्ड साजिश तो नहीं थी। अगर कैप्टन ने जानबूझकर क्रैश किया किसी साजिश के तहत, तो कैप्टन का मकसद क्या था इसके पीछे, ये और भी बड़ा राज रहेगा। ज़हारी अहमद शाह, 53 साल उम्र, 18,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस और एक बेदाग रिकॉर्ड। कोई मेंटल इलनेस हिस्ट्री नहीं और ना ही कोई रीसेंट चेंजेस लाइफस्टाइल और बिहेवियर में। तो इन सब से क्या पता चलता है हमें? एक तरफ सिमुलेटेड रूट की वजह से कैप्टन पर शक और दूसरी तरफ पायलट के कैरेक्टर पर शक करना भी मुश्किल हो रहा है।
एक तरफ कहा जा सकता है कि फ्लाइट हाईजैक हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ इसके लिए एविडेंस भी मौजूद नहीं है। मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई फाइनल रिपोर्ट में कम्युनिकेशन टूटने की वजह किसी मेल फंक्शन को नहीं बताया गया, बल्कि ये माना जाता है कि किसी ने मैनुअली यानी जानबूझकर एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को मैनिपुलेट किया। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि सेटकॉम टर्मिनल को मैनुअली बंद किया गया था, लेकिन फिर से इसका भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। रिपोर्ट का कंक्लूजन यही था कि फ्लाइट 370 के गायब होने की असल वजह नहीं मिल पाई। ऐसा लगता है कि फ्लाइट 370 की डिसअपीयरेंस एक मिस्ट्री ही रहेगी।